मेरा दिल बहुत घबरा रहा है किशन बेटा, कहाँ है तू? किशन तुरंत लकड़ी के सहारे लंगड़ाता हुआ अंदर आया। अम्मा, मैं यही हूँ, घबराओ मत। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? राधा ने हल्की सी आवाज में कहा। मेरा गला बहुत सूख रहा है, जल्दी पानी ला दो, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। किशन ने भागने की कोशिश की, लेकिन लंगड़ाहट के कारण तेजी से नहीं चल सका। हांफता हुआ मटका भर के आया और बोला, यह लीजिए अम्मा, पानी पी लीजिए। राधा ने पानी पिया और गहरी सांस ली। बेटा, क्या बताऊं, अब कमर में दर्द बढ़ गया है और हिम्मत साथ नहीं दे रही। अम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है सरपंच के घर इतने भारी काम मत किया करो, मगर आप मेरी बात सुनती ही नहीं। बेटा, तू अभी जवान है, लेकिन तेरी टांग के कारण ये गांव वाले तुझे कोई काम नहीं देते। हमारा पेट कैसे भरे? मुझे ही मजदूरी करनी पड़ती है। अगर आप मुझे बाहर जाने दें तो मैं खुद कुछ ना कुछ कमा लाऊंगा, मगर आप डरती रहती हैं कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ बेटा, लोग जालिम हैं, वो तुझे लंगड़ा कहकर हंसते हैं, और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? किशन चुप हो गया। वह दिल ही दिल में जल रहा था, मगर माँ के सामने अपनी बेबसी छुपा रहा था। माँ, मैं काम कर सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम अब घर आराम करो और मुझे बाहर काम करने के लिए जाने दो। तुम्हें ऐसे काम करता हुआ मैं नहीं देख सकता। गांव सरसपुर के कोने में एक कच्चा सा मकान था। वही मकान किशन और उसकी माँ राधा का सहारा था। गरीबी और मुसीबत जैसे उनके नसीब में लिखी हुई थी। किशन की बचपन में एक हादसे में टांग टूट गई थी और अब वह हमेशा लकड़ी के सहारे चलता था। गांव के लोग उसे लंगड़ा कहकर चिढ़ाते और मजाक उड़ाते। कुछ दिन बाद राधा अपनी आदत के अनुसार सरपंच जी के घर काम करने के लिए पहुंची। सरपंच जी, आज कहाँ से काम शुरू करूं? राधा, अब से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैंने नई काम करने वाली रख ली है। इस उम्र में तुमसे काम तो नहीं होता, कभी तुम काम पर आ जाती हो, कभी नहीं। इसीलिए आज से तुम यहाँ काम करने के लिए मत आना। राधा का दिल दहल गया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तुमसे भारी काम नहीं होता, इसलिए मैंने जवान औरत को रख लिया है। तुम अब घर जाकर आराम करो, अपना बुढ़ापा काटो। राधा की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती आवाज में बोली, सरपंच जी, आप जानते हैं मेरे पास इसके अलावा कोई सहारा नहीं। अगर यह काम छिन गया तो मैं जीने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं मजबूर हूँ राधा, और ज्यादा जुबान मत चलाओ, सीधी तरह घर जाओ, वरना मेरा गुस्सा जानती हो ना। राधा लाचार हो गई। नम आंखों के साथ वह घर लौटी। किशन ने माँ को देखते ही सवाल किया, अम्मा, क्या हुआ? आप आज इतनी जल्दी आ गईं और उदास क्यों लग रही हैं? कुछ हुआ है क्या? सरपंच ने मुझे काम से निकाल दिया। उन्होंने कहा अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं रही, और कहा कि तुम कभी काम पर आती हो और कभी नहीं। ज्यादातर तो तुम बीमार रहती हो, इसलिए मैंने नई काम करने वाली रख ली है। आपने तो हमेशा जी जान लगाकर काम किया है, दिन रात मेहनत की है, कभी हार नहीं मानी, और अपनी बीमारी के बावजूद सरपंच के घर का हर काम पूरा किया है। फिर भी वो आपको इस तरह निकाल देंगे? यह इंसाफ नहीं है। कहते हैं अब उनके घर जवान औरत काम करेंगी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ। यह सरासर जुल्म है अम्मा। उनके घर के कामों से हम दोनों का पेट भरता था, अब हम क्या करेंगे? बेटा, मुझे नहीं पता, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए। दिन गुजरते गए। राधा की तबीयत बिगड़ती चली गई। खांसी बढ़ गई, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। किशन लकड़ी के सहारे माँ के करीब बैठता और टूटे दिल से कहता, अम्मा, आप हिम्मत मत हारिए, मैं हूं ना, आप अकेली नहीं हैं। जब तक मैं सांस ले रहा हूं आपका सहारा बना रहूंगा। आप बस हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राधा के चेहरे की पीलापन और कमजोरी देखकर किशन के अंदर एक डर जागता कि शायद वक्त उनके खिलाफ है। रातों को जब गांव के लोग सुकून से सोते, किशन जागकर सोचता, अगर माँ मुझे छोड़ गई तो मेरा क्या होगा? मैं अकेला कैसे जी पाऊंगा? कौन मेरा सहारा बनेगा? कौन मेरा दुख बांटेगा? इस दुनिया की तलखियों का सामना मैं अकेला कैसे करूंगा? एक रात राधा ने किशन को अपने पास बुलाया और कहने लगी, बेटा,
मेरा वक्त करीब लग रहा है, लेकिन तू हिम्मत मत हारना। याद रखना, भले ये गांव वाले तुझे लंगड़ा कहें, मगर तू मेरा शेर है। तू दूसरों से कम नहीं है। बस अपने हौसले को कभी टूटने मत देना। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। अम्मा, ये मत कहिए, मैं आपके बिना कुछ नहीं। मेरी जिंदगी का हर लम्हा आपके साए में गुजरा है। अगर आप नहीं रही तो यह घर खाली लगेगा, यह दुनिया सुनसान लगेगी। अम्मा, मुझे यूं तन्हा मत छोड़िए। राधा की सांसें भारी हो रही थीं। कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा फैल गया। बाहर अंधेरा छा रहा था, जैसे किस्मत भी माँ बेटे की कड़ी परीक्षा का ऐलान कर रही हो। कुछ देर बाद राधा की आंखें बंद हो गईं और वह यह दुनिया छोड़कर चली गई। माँ, आंखें खोलो। क्या हुआ माँ? आंखें खोलो। मुझे यूं अकेला छोड़कर मत जाओ। माँ, मैं कैसे जीऊंगा? राधा यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। किशन की आंखों में आंसू आ गए और वह बहुत रोया। अगले दिन सुबह किशन ने अपनी माँ की चिता को आग लगाई। कुछ गांव वाले भी उसके साथ उसका गम बांटने की कोशिश कर रहे थे। गांव के एक आदमी ने किशन से कहा, किशन बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैं जानता हूं माँ के जाने का दुख क्या होता है। तुम फिक्र मत करना, हम सब भी तुम्हारे अपने हैं। रामू चाचा, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए कोई काम का पता कर दो ताकि मैं खुद काम करके अपना पेट पाल सकूं। लेकिन बेटा, तुम तो लंगड़े हो, तुम कैसे काम कर पाओगे? यह दुनिया तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कौन सा काम ढूंढ दूं ताकि तुम खुद अपनी रोजी कमा सको और पेट पाल सको। सोचता हूं कि तुम्हारी ताकत और हालात के मुताबिक सब कुछ संभव हो सके। चाचा, मैं लंगड़ा हूं तो क्या हुआ? मैं दिल लगाकर काम करूंगा। अपनी मेहनत से मैं अपना पेट पालूंगा। बेटा किशन, मैं तुम्हारे लिए किसी काम का पता करूंगा। जैसे ही मुझे कोई काम मिलेगा मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। राधा के जाने को 3 से 4 दिन गुजर चुके थे। पहले 2 दिन गांव के कुछ लोग किशन को खाना दे देते थे, लेकिन उसके बाद किसी ने उसका हाल तक नहीं पूछा। किशन अब बिल्कुल अकेला रह गया था। वह अपने छोटे से कच्चे घर की दहलीज पर बैठा हुआ, लकड़ी की लाठी पास रखे चुपचाप सोच रहा था। उसके दिल में गुस्सा, दुख और अकेलेपन का एक अजीब सा मिश्रण था। हवा चल रही थी, पक्षियों की चहचहाहट कहीं दूर से आ रही थी और शाम की धूप धीरे धीरे घरों के ऊपर से गुजर रही थी। किशन ने आह भरी और अपने आप से कहा, माँ, तुम कहाँ हो? तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। मैं अकेला हूं और कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तुमने मुझे हिम्मत दी है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपनी मेहनत से जिंदगी का हर मुश्किल मोड़ पार करूंगा और तुम्हें गर्व महसूस कराऊंगा। किशन ने फैसला किया कि वह सरपंच जी के घर जाकर अपने लिए कोई काम मांगेगा। उसकी टांग खराब थी, लेकिन लकड़ी की लाठी के सहारे वह अपने कदम आगे बढ़ाते हुए सरपंच जी के घर के आंगन में पहुंच गया। वह अंदर गया और सरपंच से कहने लगा, सरपंच जी, कृपया मुझे भी कोई काम दे दीजिए। मैं जानता हूं कि मेरी टांग खराब है, लेकिन मैं दिल लगाकर काम करूंगा। बस मुझे मौका दीजिए ताकि मैं अपनी रोजी कमा सकूं और अपना पेट पाल सकूं। लंगड़ा सा आदमी और काम करेगा? हाँ हाँ, और तुम्हारी माँ, वह भी तो हमेशा बीमार रहती थी। नंबर 1 की कामचोर औरत थी जो कभी काम करने के लायक नहीं थी। और अब तुम भी, तुम्हें लगता है कि तुम इस घर का काम कर सकोगे? किशन ने गुस्से और दुख के साथ कहा, सरपंच जी, मैं लंगड़ा हूं तो क्या हुआ, और आप मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोलिए। उन्होंने हमेशा पूरे दिल से आपके घर का काम किया है। आपको उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सरपंच ने गुस्से में कहा, बकवास बंद कर अपनी। ज्यादा जुबान चलाई तो तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। अब लंगड़े को घर से बाहर फेंक दो। कहां से मुंह उठाकर आ जाते हो? दोबारा आसपास नजर आए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सरपंच के लोगों ने किशन को घर से बाहर फेंक दिया और मजाक उड़ाने लगे। ये लंगड़ा काम करने आया है, साले सीधा चलना भी नहीं आता और काम करने आ गया। पहले तो चलना सीख ले,
किशन को सरपंच और उसके लोगों पर बहुत गुस्सा आया। वह भगवान से कहने लगा, भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं लंगड़ा हूँ लेकिन दिल लगाकर काम कर सकता हूँ। आप देखिए, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ कर दिखाऊंगा। किशन घर लौट गया और सोचने लगा, इस गांव में कोई भी मुझे काम नहीं देगा। मुझे यह गांव छोड़कर कहीं और काम तलाश करना होगा। कौन जाने, शायद वहां मुझे कोई काम मिल जाए। यहाँ तो सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये सोचकर किशन पास के गांव में काम करने के लिए घर से निकला और धीरे धीरे चलता गया। रास्ते में एक खतरनाक जंगल था और किशन को बहुत तेज प्यास लगी। जंगल कितना खतरनाक है, यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। कोई आसपास नदी देखता हूँ, शायद मुझे पानी मिल जाए। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि अचानक उसे एक लड़की की आवाज आई। मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, कोई तो मुझे बचाओ। ये आवाज तो किसी लड़की की लग रही है। लगता है जंगल में मेरे अलावा कोई और भी है और वह किसी मुश्किल में है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। किशन ने आवाज का पीछा किया। उसने देखा कि एक तालाब में एक खूबसूरत लड़की डूब रही है जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। किशन सोचने लगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मैं इस लड़की को कैसे बचाऊं? किशन जल्दी जल्दी तालाब के किनारे आया और अपनी छड़ी आगे करके लड़की को पानी से बाहर निकाल लिया। तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं इसी जंगल में रहती हूँ, तुम बताओ। इस जंगल में तो कोई भी इंसान नहीं आता। तुम यहाँ क्या करने आए हो? और यह तुम्हारी टांग को क्या हुआ है? मैं काम की तलाश के लिए दूसरे गांव जा रहा था, लेकिन यह जंगल वाला रास्ता छोटा था, इसलिए मैं इसी रास्ते से जा रहा था। और यह मेरी टांग बचपन से ही खराब है। इसी खराब टांग की वजह से मेरी जिंदगी का सुकून मुझसे छिन गया है। मुझे कोई भी अपने गांव में काम नहीं देता, जिसकी वजह से मुझे दूसरे गांव में काम करने जाना पड़ रहा है। वहां भी मुझे कोई काम देता है या नहीं, मुझे नहीं पता। किशन की बातें सुनकर लड़की अचानक एक देवी में बदल गई और कहने लगी, मैं समुद्र की देवी हूँ। यहाँ से जब कोई गुजरता है तो मैं उसे मदद के लिए पुकारती हूँ, लेकिन सब भाग जाते हैं। कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आता। लेकिन तुम आए, तुम्हारी एक टांग भी खराब है, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं बहुत प्रभावित हुई। मांगो, तुम क्या मांगना चाहोगे? देवी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी यह टांग ठीक कर दीजिए ताकि मैं काम करके अपने घर का पेट पाल सकूं। मेरी खराब टांग की वजह से मुझे कोई भी काम नहीं देता और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। किशन के इतना बोलते ही देवी ने अपनी शक्ति से किशन की टांग ठीक कर दी। किशन यह सब देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, देवी, आपने तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे दे दी। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें जब भी मेरी कोई मदद चाहिए हो, समुद्र के पास आकर मुझे पुकारो। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। किशन ने गहरे जंगल से निकलकर अपने गांव की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। रास्ता लंबा और थोड़ा खतरनाक था, लेकिन अब उसके दिल में एक नई हिम्मत और ताकत थी। उसकी टांग पहले जैसी लंगड़ी नहीं रही थी और वह मजबूत कदमों के साथ धीरे धीरे चल रहा था। चलते चलते वह अपनी माँ को याद कर रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, माँ, आप अब यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी मेहनत से आपके लिए गर्व का कारण बनूंगा। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। जैसे ही किशन गांव में दाखिल हुआ, रामू रास्ते में उसे मिल गया। रामू ने किशन की टांग देखकर हैरान होकर बोला, किशन, ये कैसे हुआ? तुम्हारी टांग तो पहले लंगड़ी थी और अब देखो बिल्कुल सही लग रही है। ये कैसे मुमकिन हुआ? किशन ने रामू को सारी बात बता दी, लेकिन रामू ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और बोला, सच बताओ, झूठ मत बोलो। जरूर तुमने किसी हकीम से अपना इलाज करवाया होगा। किशन ने विनम्रता से कहा, नहीं चाचा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मेरी यह टांग समुद्र की देवी ने ठीक की है। आप न माने अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, लेकिन जो सच है वह मैंने आपको बता दिया है। फिर किशन अपने घर वापस आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। गांव पर एक आपदा आ गई, जिसके कारण सारे गांव वाले चिंतित थे।
गांव का एक किसान किशन से मिला तो किशन ने उससे पूछा, सब ठीक तो है ना चाचा? यह क्या हुआ? गांव में सब लोग परेशान लग रहे हैं। बेटा, गांव की नदी जो कभी पतली सी बहती थी, अब वह भी सूख चुकी है। गांव में अब पानी नहीं है और सब लोग इसलिए चिंतित हैं। पानी के बिना न तो जीवन है और न ही फसलें उग सकती हैं। यह समझ से बाहर है कि अब हमारा क्या होगा। कुछ लोग तो दूसरे गांव से पानी लाकर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन फसलों के लिए पानी कहां से लाए? कुछ लोग जो कमजोर हैं, इतना लंबा सफर नहीं कर सकते और उनके घरों में पीने के लिए भी पानी नहीं है। ईश्वर हम पर दया करे और हमारे गांव में पानी का इंतजाम करे, तभी गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान आ सकती है। गांव वाले सब मिलकर सरपंच के पास जाए और उसे कहें कि वह गांव में पानी का इंतजाम करे। वह गांव का सरपंच है और उसकी जिम्मेदारी है कि गांव की पानी की परेशानी दूर करे। कम से कम इतना तो करे कि लोगों के घरों में पीने के लिए पानी मिले। हाँ किशन बेटा, आज सब गांव वाले मिलकर सरपंच के पास जाएंगे। चलो तुम भी। सब मिलकर चलते हैं। अब सरपंच ही हमारी मदद कर सकता है। गांव में जब तक पानी नहीं आता, पीने के लिए पानी का टैंकर लेकर आओ ताकि लोग अपनी प्यास बुझा सकें। चलो चाचा, चलते हैं, पानी बहुत जरूरी है। फिर गांव के सभी लोग और साथ में किशन भी मदद के लिए सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, आपको तो पता ही है कि गांव में पानी ना होने की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। कृपया हमारी कोई मदद करें। मैं तुम लोगों की क्या मदद करूं? मैं तो खुद अपने आदमियों के जरिए दूसरे गांव से पानी मंगा रहा हूं। तुम लोग भी जाकर ले आओ। मैं तुम्हारे घरों से बर्तन लेकर तुम्हारा पानी लेने तो नहीं जा सकता। तुम लोगों को खुद ही जाना होगा। लेकिन सरपंच जी, गांव में बुजुर्ग और ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादा दूर का सफर नहीं कर सकते। अगर आप रोजाना पानी का एक टैंकर भरकर गांव में ले आई तो चलो, पीने के लिए पानी का इंतजाम हो जाएगा। पता भी है क्या बोल रहे हो? पानी का टैंकर मुफ्त में नहीं आता। मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं लिया है। सब मिलकर मेरे पास आ गए हो। सब मिलजुल कर दूसरे गांव से पानी ले आओ। इतने बुजुर्गों का ख्याल है तो उनके लिए भी ले आओ। आप गांव के सरपंच हैं, गांव के लोगों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। ओ लंगरे, मुझे पता है तेरी टांग ठीक हो चुकी है। ज्यादा कूद मत। भूल गया पहले कैसे बाहर फेंका था। ज्यादा जुबान मत चला। और मैंने तो सुना है कि तू लोगों को कहता है कि मेरी टांग समुद्र की देवी ने ठीक की है। अगर तेरी टांग समुद्र की देवी ने ठीक की है तो फिर जाकर उस देवी से मदद मांग। वह समुद्र की देवी है। उसके लिए गांव में पानी लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सरपंच की बात सुनकर सब लोग खामोश हो गए। कोई भी कुछ नहीं बोल सका। चलो अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सभी गांव वाले वापस आ गए। कुछ अपने घरों को लौट गए और कुछ बातें करने लगे। ये बात मुझे खुद किशन ने बताई थी कि उसकी टांग समुद्र की देवी ने ठीक की है, लेकिन मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। क्या पता ये बात सच हो, क्योंकि बचपन से ही उसकी टांग खराब थी। उसकी मां ने बहुत से हकीमों के जरिए हमारे सामने इलाज करवाया, लेकिन उसकी टांग ठीक नहीं हुई थी। लेकिन अब अचानक वह पूरी तरह ठीक हो गई है। अगर यह सच में समुद्र की देवी ने उसकी टांग ठीक की है, तो वह देवी हमारे गांव का पानी का मसला भी जरूर हल करेगी। हाँ रामू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पानी के बिना कोई जीवन नहीं है। आखिर हम लोग कब तक दूसरे गांव से पानी लाते रहेंगे? हमारे गांव की नहर तो पूरी तरह सूख चुकी है और अब इसमें न जाने कब पानी आएगा। हो सकता है कि पानी आए भी ना। पिछले 5 साल से थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि पहले ही पानी कम हो चुका था। अब धीरे धीरे पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। हमें किशन से बात करनी चाहिए। वह जरूर हमारी मदद करेगा। लेकिन वह हमारी मदद क्यों करेगा? कभी गांव के किसी आदमी ने उसकी मदद की है भला? बचपन से लेकर अब तक सब लोग उसका मजाक उड़ाते आए हैं। अगर उसकी मुलाकात देवी से हुई भी होगी तो वह हमारे गांव के लोगों के लिए कभी भी मदद नहीं मांगेगा। जब वह अकेला रह चुका था, तब भी किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की थी। न कभी किसी ने उसे काम दिया। मुझे नहीं लगता कि वह हमारी मदद करेगा, लेकिन हमारे पास कोई और हल भी नहीं है। एक बार तो हमें किशन से बात करनी चाहिए। फिर गांव के 2-4 आदमी किशन के पास चले गए और जाकर कहने लगे, किशन बेटा, जो तुमने मुझे बताया था
वो देवी वाली बात क्या वो सच है? हाँ चाचा, बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कहीं सरपंच की बात सुनकर आप सब लोग मेरे पास तो नहीं आए कि मैं उस देवी के पास फिर से जाकर मदद मांगूं? हाँ बेटा, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर यह बात सच है तो तुम ही गांव के पानी की समस्या को हल कर सकते हो। हम जानते हैं कि गांव वालों ने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, लेकिन इस वक्त गांव में पानी की बहुत जरूरत है। तुम हमारी मदद कर सकते हो तो चलो सभी लोग मिलकर उस देवी के पास चलते हैं। क्या पता वह हमारी मदद करे और गांव की नहर फिर से चल पड़े। हाँ चाचा, चलो ठीक है। अभी तो समय बहुत हो चुका है और वह जंगल भी काफी दूर है। हम कल सुबह चलेंगे। अगर वह देवी वहां मौजूद हो तो हमारी मदद कर सकती है। अगर वहां नहीं होगी तो आप सब लोग मुझे गलत मत समझना। मेरे दिल में पहले भी यह ख्याल आया था और मैं भी देवी के पास जाने का सोच ही रहा था। अगर आप सब लोग मेरे साथ जाना चाहते हैं तो ठीक है, सुबह आप भी मेरे साथ चलेंगे। फिर वे सब लोग वापस अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में यह खबर सरपंच तक भी पहुंच गई। पता नहीं ये लड़का झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, लेकिन अगर यह सच हुआ और देवी ने वास्तव में उसकी मदद की तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचेगा। मुझे कुछ तो करना होगा। अगले दिन सुबह होते ही सरपंच का एक आदमी किशन के पास आया। किशन, चलो, सरपंच ने तुम्हें बुलाया है, उससे कोई जरूरी बात करनी है। सरपंच को मुझसे क्या बात करनी है? चलो मैं आता हूँ। तुम जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। अभी मैं नहीं आ सकता। नहीं, सरपंच ने तुम्हें साथ लेकर आने को कहा है। डरो मत, सरपंच ने बस तुमसे बात करनी है पानी के बारे में। मैं सरपंच से क्यों डरने लगा? मैं चलता हूँ, देखता हूँ सरपंच को मुझसे क्या काम। सरपंच किशन से कहता है, मुझे खबर मिली है कि तुम उसी देवी के पास मदद के लिए जा रहे हो जिसने तुम्हारी टांग ठीक की थी। क्या यह बात सच है? हाँ बिल्कुल सच है। मैं अकेला नहीं जा रहा, गांव के कुछ लोग भी मेरे साथ जा रहे हैं। गांव के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। सरपंच सबको बोलता है, ये किशन का बच्चा तुम सब लोगों को गुमराह कर रहा है और तुम लोग भी इसकी बातों में आ गए हो। क्या कभी किसी ने सुना है कि किसी देवी ने किसी की मदद की हो? तुम सब लोग अगर सच में पानी का मसला हल करना चाहते हो तो चलो, मैं तुम लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन तुम सब लोगों को मुझे पैसे देने होंगे। मैं गांव में एक कुआं खुदवाता हूँ जिससे पूरा गांव पानी ले सकता है। सरपंच जी, अगर देवी ने मेरी मदद कर दी तो फिर आप क्या कहेंगे? अगर उस देवी ने सच में तुम्हारी मदद कर दी तो मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगा और यह गांव भी छोड़कर चला जाऊंगा। चलो ठीक है, आप भी मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर चलते हैं। सरपंच ने रात को अपने कुछ आदमियों को बोलकर जंगल वाला रास्ता बंद करवाया था और जंगल में आग भी लगवा दी थी। इस वजह से सरपंच बहुत खुश था और वह सोच रहा था कि अब ये लोग कभी भी जंगल में नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो सरपंच हैरान रह गया, क्योंकि जंगल बिल्कुल ठीक था, कहीं भी आग नहीं लगी थी। उसी तालाब के पास जाकर किशन ने कहा, समुद्र की देवी, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। किशन के इतना कहते ही समुद्र की देवी प्रकट हो गई और कहने लगी, हाँ किशन, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारे जंगल में कदम रखते ही मैंने तुम्हारे गांव का पानी का मसला खत्म कर दिया है। अब तुम्हारे गांव में पानी हमेशा के लिए होगा, यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे गांव के सरपंच ने अपने लोगों पर और इस जंगल पर बहुत जुल्म किया, जिसकी सजा आज उसे यहाँ ही मिलेगी, सबके सामने। इतना कहकर देवी ने सरपंच और उसके लोगों को सबके सामने आग लगा दी, जिसकी वजह से वे जलकर खत्म हो गए। फिर सारे गांव वाले वापस अपने गांव आ गए। वे बहुत खुश थे कि एक जालिम सरपंच से उनकी जान बच गई और पानी की समस्या भी हल हो गई। सब लोग किशन से मिले, उसने भी लोगों से अच्छा व्यवहार किया और सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को एक लाइक दें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।